म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हम सब ने ये चेतावनी इतनी बार सुनी है कि अब तो ये हमारे कानों में एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बजती है। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या हम में से कोई असल में रुक कर सोचता है कि ये योजना से जुड़े दस्तावेज आखिर हैं क्या? क्या कोई सच में 50-60 पन्नों का डॉक्यूमेंट पढ़ता है? नहीं, ये तो बहुत बहुत वाजिब सवाल है। ज्यादातर लोगों के लिए ये सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता है, लेकिन असलियत ये है कि इस एक लाइन के पीछे जानकारी का वो खजाना छिपा है जो एक निवेशक को कह सकते हैं राजा बना सकता है। आज हम इसी चेतावनी की तह तक जाएंगे और उन दस्तावेजों को आसान भाषा में समझेंगे जो किसी भी निवेश का एक्सरे कर सकते हैं। और ये सारी जानकारी और विश्लेषण NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स की म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन वर्कबुक के अध्याय 5 पर आधारित है। हमारा मिशन है इन जटिल कानूनी दस्तावेजों को एक निवेशक के लिए प्रैक्टिकल टूलकिट में बदलना, ताकि निवेश का हर फैसला भरोसे पर नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित हो। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। जब भी हम किसी फंड की बात करते हैं तो 3 अजीब से नाम सामने आते हैं, SID, SAI और किम। सुनने में तो ये किसी जासूसी एजेंसी के कोड नेम लगते हैं। इनका असली मतलब क्या है? हाँ, कोड नेम तो नहीं, पर ये निवेशक के सबसे भरोसेमंद जासूस जरूर हैं। इन्हें 3 लेवल की जानकारी की तरह समझिए। सबसे ऊपर है किम, यानी की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। किम? हाँ, ये फिल्म के ट्रेलर जैसा है, संक्षिप्त, जरूरी बातें बताने वाला और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मिलने वाला अनिवार्य दस्तावेज। ठीक है, तो किम एक तरह से क्विक समरी हो गया। बिल्कुल। फिर आती है पूरी फिल्म जो है SID, मतलब स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये एक खास स्कीम की पूरी जन्म कुंडली है। उसका मकसद क्या है, वो पैसा कहाँ लगाएगी, उसमें जोखिम क्या है, सब कुछ इसमें लिखा होता है। और हर स्कीम का अपना अलग SID होता है। और SAI वो इस कहानी में कहाँ फिट होता है? SAI यानी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल्म के बिहाइंड द सीन्स जैसा है। ये स्कीम के बारे में नहीं बल्कि उसे बनाने और चलाने वाली कंपनी यानी AMC के बारे में बताता है। अच्छा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हाँ, पर्दे के पीछे कौन लोग हैं, उनके नियम क्या हैं, निवेशकों के अधिकार क्या है, ये सारी जानकारी SAI में होती है। एक AMC की सभी स्कीमों के लिए SAI एक ही होता है। ये समझना तो आसान है, लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। जब कोई निवेशक एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन करता है तो कानूनी तौर पर यह मान लिया जाता है कि उसने ये सब पढ़ लिया है, पर हम जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। तो क्या ये सिस्टम सिर्फ कंपनियों को बचाने के लिए नहीं है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब 2 तरफा है। हाँ, ये कंपनियों के लिए कानूनी सुरक्षा कवच है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये निवेशक के लिए एक अधिकार पत्र है। सोचिए, अगर कल को कोई फंड अपने बताए हुए रास्ते से भटक जाए तो यही SID आपके हाथ में सबसे बड़ा सबूत होगा। सेबी इन दस्तावेजों की बारीकी से जांच करता है, लेकिन उन्हें अप्रूव या रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, इसका मतलब है कि जानकारी की सत्यता जांची गई है, लेकिन निवेश का फैसला वो पूरी तरह से निवेशक का है। ठीक है, तो अगर किसी को सच में एक स्कीम को गहराई से समझना है तो SID उसका कह सकते हैं बाइबल है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। मान लीजिए एक निवेशक 2 लार्ज कैप फंड्स के बीच में उलझा हुआ है। वो SID में ऐसा क्या देखे जो उसे फैसला लेने में मदद करे? बहुत अच्छा उदाहरण है। सबसे पहले तो वो दोनों SID के पहले पन्ने पर बना रिस्क ओमीटर देखेगा। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, हो सकता है दोनों ही फंड्स वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में हों। हाँ, यही तो मैं सोच रहा था। ज्यादातर इक्विटी फंड्स पे तो वेरी हाई रिस्क का ही ठप्पा लगा होता है। फिर इससे क्या ही पता चलेगा? यहीं पर असली पड़ताल शुरू होती है। रिस्क ओमीटर के बाद निवेशक को सीधे रिस्क फैक्टर्स वाले सेक्शन में जाना चाहिए। एक फंड शायद सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव यानी मार्केट रिस्क की बात करेगा, जबकि दूसरा फंड शायद डेरिवेटिव्स के इस्तेमाल या किसी खास सेक्टर में ज़्यादा निवेश, जिसे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं, जैसे अतिरिक्त जोखिमों का भी जिक्र करेगा। ये आपको जोखिम की परतें समझने में मदद करता है। अच्छा, मतलब रिस्क के नाम के पीछे उसका असली चेहरा देखना जरूरी है। और इसके बाद पैसा कहाँ लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए 2 सेक्शन सबसे जरूरी हैं। पहला, एसेट एलोकेशन पैटर्न। ये एक टेबल होती है जो साफ साफ बताती है कि फंड का कितना प्रतिशत पैसा इक्विटी में, कितना डेट में या अन्य विकल्पों में लगाया जा सकता है। ये फंड मैनेजर को एक दायरा देता है, लेकिन असली कहानी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सेक्शन में मिलती है। ये कैसे? क्या इसमें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी होती?
ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन शब्दों के पीछे का इरादा समझना जरूरी है। मान लीजिए एक फंड की स्ट्रैटेजी में लिखा है कि वो ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस यानी गार्प वाली कंपनियों में निवेश करेगा, जबकि दूसरे फंड की स्ट्रैटेजी वैल्यू इन्वेस्टिंग पर आधारित है, ओके। जहां वो सिर्फ अंडरवैल्यूड स्टॉक्स खरीदेगा। दोनों लार्ज कैप फंड होते हुए भी उनकी स्टॉक चुनने की सोच और प्रक्रिया में जमीन आसमान का फर्क है। एक निवेशक को देखना चाहिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी उसकी अपनी सोच से मेल खाती है। यहाँ साइड में एक भारी भरकम शब्द आता है, फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स। ये सुनने में बहुत गंभीर लगता है। इसका क्या मतलब है और ये एक आम निवेशक के लिए क्यों जरूरी है? ये एसआईडी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है और ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स किसी स्कीम के 3 मूल स्तंभ हैं। एक, स्कीम का प्रकार, जैसे इक्विटी, डेट, हाइब्रिड। दूसरा, उसका निवेश का उद्देश्य, जैसे कैपिटल अप्रिसिएशन या रेगुलर इनकम। और तीसरा, उसकी इश्यू की शर्तें, जैसे लिक्विडिटी। ठीक है, ये तो उसकी मूल पहचान हो गई। इसमें खास क्या है? खास बात यह है कि एएमसी इन 3 चीजों को अपनी मर्जी से नहीं बदल सकती। अगर वो इनमें कोई भी बड़ा बदलाव करना चाहती है तो ये निवेशक को दिया गया एक वीटो पावर है। उन्हें सभी निवेशकों को सूचित करना होगा और 30 दिनों का एक विंडो देना होगा जिसमें निवेशक बिना कोई एग्जिट लोड दिए अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। वाह, ये तो सच में निवेशक के पक्ष में एक बहुत बड़ा नियम है। मतलब फंड हाउस रातों रात एक इक्विटी फंड को डेट फंड में नहीं बदल सकता बिना निवेशकों से पूछे। मुझे नहीं पता था कि हमारे पास ये विकल्प भी होता है। बिल्कुल, ये एक सेफ्टी नेट से कहीं ज्यादा है। ये सुनिश्चित करता है कि जिस वादे के साथ आपने निवेश किया था वो वादा बना रहे। ये तो कमाल है कि एक ही दस्तावेज में स्कीम की पूरी कुंडली मिल जाती है। लेकिन अब मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि जो लोग इस पैसे को मैनेज कर रहे हैं, यानी फंड हाउस, उनके बारे में हम कहां से जान सकते हैं? क्या उसके लिए भी कोई दस्तावेज है? हाँ, और यहीं पर SAI यानी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन की भूमिका आती है। SID अगर स्कीम का बायोडेटा है तो SAI पूरी म्यूचुअल फंड कंपनी का बायोडेटा है। लेकिन एक निवेशक को इससे क्या फर्क पड़ता है कि स्पॉन्सर कौन है या ट्रस्टी कौन है? उसे तो अपने रिटर्न से मतलब है। ये सोच शॉर्ट टर्म में सही लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत मायने रखती है। SAI आपको बताता है कि फंड के पीछे कौन लोग और संस्थाएं हैं। क्या स्पॉन्सर की बाजार में अच्छी प्रतिष्ठा है? क्या AMC के मुखिया अधिकारी अनुभवी हैं? ये सब जानकारी आपको मैनेजमेंट की गुणवत्ता का अंदाजा देती है। और सबसे जरूरी बात, SAI में निवेशकों के अधिकार और शिकायत निवारण प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा होता है। अच्छा, अगर आपको कभी फंड हाउस से कोई समस्या होती है तो आपको किससे, कहां और कैसे संपर्क करना है, इसकी पूरी गाइड बुक SAI में मिलती है। मतलब ये एक तरह से हमारी प्रोटेक्शन शील्ड है। अगर कुछ गड़बड़ हो तो SAI हमें रास्ता दिखाता है। और क्या होता है इसमें? इसमें निवेश मूल्यांकन के नियम भी होते हैं, यानी आपके पोर्टफोलियो में मौजूद शेयरों या बॉन्ड्स की कीमत हर दिन कैसे तय की जाएगी। इसके अलावा टैक्स, नॉमिनेशन, यूनिट्स कैसे ट्रांसफर होंगी, इन सब से जुड़ी कानूनी जानकारी भी इसी दस्तावेज का हिस्सा है। संक्षेप में, SAI म्यूचुअल फंड के पूरे ऑपरेशनल और कानूनी ढांचे को पारदर्शी बनाता है। सिड और साई मिलकर तो एक पूरी किताब बन जाते हैं। ये सब पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या कोई छोटा और आसान रास्ता है? शायद किम इसी के लिए है। आपने बिल्कुल सही समझा। किम यानी कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इसी समस्या का समाधान है। कानूनन हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना अनिवार्य है। ये सिड और साई के सबसे जरूरी पॉइंट्स का एक निचोड़ है। अगर किसी के पास सिर्फ 15 मिनट है तो उसे किम पढ़ लेना चाहिए। तो इसमें वो कौन सी मुख्य बातें होती हैं जो एक निवेशक को तुरंत पता चल जाती हैं? इसमें आपको स्कीम का निवेश उद्देश्य, रिस्कोमीटर, अलग-अलग प्लान्स जैसे ग्रोथ, डिविडेंड, पिछला प्रदर्शन, हालांकि यह भविष्य का संकेत नहीं होता, और सबसे जरूरी स्कीम के खर्चे मतलब एक्सपेंस रेशो की जानकारी मिल जाती है। ये एक तरह से फास्ट फूड मेन्यू जैसा है जो आपको तुरंत फैसला लेने में मदद करता है। मैंने कभी-कभी इन दस्तावेजों के साथ एक अलग से पन्ना भी देखा है जिस पर एडेंडम लिखा होता है। ये क्या भला है? ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। मान लीजिए SID और SAI छप चुके हैं, लेकिन बीच में स्कीम का फंड मैनेजर बदल गया। अब इस एक बदलाव के लिए पूरा SID दोबारा तो नहीं छापा जाएगा, तो कंपनी एक एडेंडम यानी परिशिष्ट जारी करती है जिसमें इस बदलाव की जानकारी होती है। कानूनी तौर पर ये एडेंडम भी
मुख्य दस्तावेज का ही हिस्सा माना जाता है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि फंड मैनेजर बदलने जैसी बड़ी खबर भी एक छोटे से अडेंडम में आ सकती है। ये तो नजर से चूकना बहुत आसान है। बिल्कुल, और इसीलिए जागरूक रहना जरूरी है। जब भी कोई नया दस्तावेज मिले तो ये जरूर देख लेना चाहिए कि उसके साथ कोई अडेंडम तो नहीं है, या अक्सर फंड की वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो हुई निवेश करने से पहले की बात। एक बार पैसा लगा दिया, उसके बाद जानकारी का सिलसिला कैसे चलता है? निवेशकों को नियमित रूप से और क्या देखना चाहिए? पारदर्शिता का ये सिस्टम निवेश के बाद भी जारी रहता है। कुछ चीजें हैं जो नियमित रूप से अपडेट होती हैं। सबसे पहले तो NAV नेट एसेट वैल्यू, जो हर कारोबारी दिन के अंत में घोषित होती है। ये आपकी यूनिट की मौजूदा कीमत है। और मेरा पैसा असल में किन किन कंपनियों में लगा, ये कैसे पता चलेगा? क्या इसके लिए मुझे हर महीने SID पढ़ना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए पोर्टफोलियो का खुलासा होता है हर महीने, और डेथ स्कीम्स के लिए तो हर 15 दिन में। फंड हाउस अपनी वेबसाइट पर पूरी लिस्ट जारी करता है कि स्कीम का पैसा किन किन शेयरों और बॉन्ड्स में लगा है। एक समझदार निवेशक इसे देखकर समझ सकता है कि पोर्टफोलियो कहीं किसी एक सेक्टर या कंपनी में बहुत ज्यादा केंद्रित तो नहीं हो गया है। और खर्चों का क्या? जो टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी TER होता है, क्या वो भी अपडेट होता है? पारदर्शिता बहुत जरूरी है, ताकि निवेशक को पता रहे कि उसकी कमाई का कितना हिस्सा फंड मैनेजमेंट की फीस में जा रहा है। इसी तरह रिस्क ओ मीटर का भी हर महीने मूल्यांकन होता है। अगर स्कीम का रिस्क प्रोफाइल बदलता है तो निवेशकों को इसकी सूचना दी जाती है। मैंने अक्सर फंड हाउसेस की रंगीन और आकर्षक मंथली फैक्ट शीट देखी हैं। वो पढ़ने में काफी आसान और जानकारीपूर्ण लगती हैं। क्या ये भी अनिवार्य दस्तावेज है? नहीं, और ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। फंड फैक्ट शीट SEB द्वारा अनिवार्य नहीं है। ये एक मार्केटिंग और सूचना दस्तावेज है जिसे फंड हाउस अपनी इच्छा से प्रकाशित करते हैं। लेकिन हाँ, ये इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन गई है। तो फिर ये उपयोगी क्यों है अगर ये कानूनी दस्तावेज नहीं है? क्योंकि ये एक मंथली रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करती है। इसमें एक ही जगह पर आपको स्कीम की सारी ताज़ा जानकारी मिल जाती है, जैसे स्कीम का AUM मतलब कुल कितनी संपत्ति है, NAV की चाल, बेंचमार्क के मुकाबले प्रदर्शन, SIP रिटर्न, पोर्टफोलियो का सेक्टरवार ब्यौरा और टॉप 10 होल्डिंग्स। इक्विटी फंड्स के लिए इसमें बीटा और शार्प रेशियो जैसे रिस्क के मापदंड भी होते हैं, और डेट फंड्स के लिए औसत मैच्योरिटी जैसी जानकारी। ये एक निवेशक को स्कीम की मौजूदा सेहत का तुरंत जायजा लेने में बहुत मदद करती है। तो कुल मिलाकर योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ने वाली चेतावनी सिर्फ एक डिस्क्लेमर नहीं, बल्कि एक निवेशक को दिया गया सबसे शक्तिशाली अधिकार है। ये एक टूल किट है जिसे वो किसी भी स्कीम की पूरी जांच पड़ताल खुद कर सकता है। समझना अपनी मेहनत की कमाई पर नियंत्रण रखने जैसा है। यह आपको किसी की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय तथ्यों के आधार पर सवाल पूछने और ये तय करने की ताकत देता है कि कौन सी स्कीम आपके सपनों और आपके जोखिम लेने की क्षमता के लिए सबसे सही है। बात सीधी सी है, आप अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा होमवर्क तो बनता है। बिल्कुल। तो ये चर्चा हमें सिखाती है कि जानकारी ही निवेशक की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप जानते हैं कि आपका पैसा कहाँ और कैसे काम कर रहा है और उसमें क्या जोखिम है, तो आप बाजार के शोर शराबे से घबराते नहीं हैं, बल्कि एक शांत और सूचित निर्णय लेते हैं। एकदम सही। तो इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। अब जब आप इन दस्तावेजों की ताकत को समझ गए हैं, तो अगली बार जब आप दो म्यूचुअल फंड स्कीमों की तुलना करेंगे, तो क्या आप सिर्फ उनके पिछले 1 साल के रिटर्न का आंकड़ा देखेंगे, या आप दोनों के SID खोलकर उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सेक्शन को पढ़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनका प्रदर्शन कैसा रह